बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर क्लास में आज का हमारा टॉपिक मेन मेमोरी होगा। मेन मेमोरी में हम कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स, रोम और रैम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी को बेटा प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी है क्योंकि ये आपका बहुत अहम एमसीक्यू है। एनुअल पेपर में आपके पास एक एमसीक्यू आ जाता है कि मेन मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी का नाम भी देते हैं। बेसिकली आपके पास मेन मेमोरी आपके पास उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, होल्ड करती है, जिसे बेसिकली आप लोगों ने क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। आप एक नया कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, ख़रीद कर लेकर आते हैं। उस कंप्यूटर सिस्टम में अभी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ना ही कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ना ही कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। आप उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो सेटिंग होती है, जो बायोस सेटिंग होती है, वहाँ तक वो आपको क्या करता है, गाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को इनिशिएट करने की, कंप्यूटर को बेसिकली चलाने की, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की, ये तमाम इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा बेसिकली बेटा एक बात आप जहन नशीन कर लें कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपके पास इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से एग्जीक्यूट नहीं करवाई जा सकती है। पहले आपका कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करवाया जाता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस काबिल होता है कि आपके प्रोग्राम्स को, आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो बेसिकली मेन मेमोरी का हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत जो है वो अहम किरदार है। अगर आपकी मेन मेमोरी नहीं होगी तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेन मेमोरी की रेंजेस देखें तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो कैपेसिटी में मौजूद होती हैं। मेगाबाइट्स में भी आपको मिल जाएगी और इसके अलावा गीगाबाइट्स में भी डिफरेंट रेंजेस में आपको जो है वो मेन मेमोरी मिलेगी। अगर आप कैशे मेमोरी की बात करते हो तो कैशे मेमोरी आपको मेगाबाइट्स में अवेल होती है, और इन केस अगर आप आजकल की रैम्स को देखें तो रैम आपको जो है वो गीगाबाइट्स में क्या होती है, अवेल होती है। मेन मेमोरी बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन आपकी जो है वो टाइप्स में या थ्री कैटेगरीज में क्या होती है, फॉल करती है। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में हमारे पास कैशे और रजिस्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो लास्टली रीड ओनली मेमोरी जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम मेमोरीज को जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज आ रही हैं। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं। इनमें बेसिकली हमारे पास कैशे मेमोरी आ जाती है और हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा हम कैशे मेमोरी को डिस्कस करते हैं। कैशे मेमोरी आपके पास एक स्मॉल अमाउंट में हाई स्पीड सेमीकंडक्टर क्या होती है, मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी से मुराद बेटा आपके पास क्या है, ये चिप मेमोरी है जिसमें आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आपके नस्ब होंगे, और उन ट्रांजिस्टर्स के अंदर आप अपनी डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बेसिकली आपके पास कैशे मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरीज के अंदर आती है, और इसका जो बुनियादी काम है वो एक्टिव पोर्शन को क्या करना है, स्टोर करना है। मेन मेमोरी के एक्टिव पोर्शन को स्टोर करने के लिए हम कैशे मेमोरी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
बेसिकली अगर आप देखो तो जो कैशे मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान पाई जाती है। जैसे कि आप नीचे वाली डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि हमारे पास सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी से मुराद यहाँ पे बेटा रैम है, यानी सीपीयू और रैम के दरमियान हमारे पास एक मेमोरी मौजूद होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैशे मेमोरी कहते हैं। सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले अगर किसी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, तो वो सबसे पहले कैशे मेमोरी में उसे तलाश करता है। अगर कैशे मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए तो वो उसे फ़ौरन ही क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। इन केस अगर वो उसे इंफॉर्मेशन कैशे मेमोरी में नहीं मिलती तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के ज़रिए वो क्या कर लेता है, आपकी हासिल कर लेता है। तो बेसिकली आपके पास इसी वजह से कहते हैं कि कैशे मेमोरी आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जो है वो करीब तर मेमोरी होती है। अगर हम कैशे मेमोरी की टाइप्स को देखें तो ये 3 तरह की आपके पास कैशे मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। L1 कैशे, L2 कैशे, L3, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे एंड देन लेवल 3 कैशे। L1 कैशे जो है बेटा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर पाई जाती है और ये सबसे फास्टेस्ट होती है, जबकि L2 और L3 को आप जो है वो सेपरेट चिप की सूरत में मदरबोर्ड के ऊपर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप लोग गेमर्स हो, अगर आप लोगों को गेम खेलने का बहुत शौक है तो बेटा जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो गेम्स में चूंकि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें आपके पास क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसमें बार बार आपके पास जो है वो एक्टिव पोर्शन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है। तो वहाँ पर आपकी कैशे मेमोरी यानी गेम्स को खेलने के लिए कैशे मेमोरी जो है वो बेसिकली आपको लाजमी तौर पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने जाएं तो नॉर्मली आप देखते हैं कि 6 MB कैशे, 8 MB और 9 MB कैशे आपको मार्केट में आजकल लेटेस्ट तौर पे क्या होती हैं, अवेल होती हैं। और आप चाहते हैं कि जितनी आपके पास जो है वो हाईएस्ट कैपेसिटी में आपको कैशे मेमोरी मिलेगी उतनी ही बेहतर और एफिशिएंटली आपकी गेम्स वगैरह क्या होंगी, रन होंगी। तो कैशे मेमोरी हमारे पास जो है वो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में आती है। हमारी मेन मेमोरी है, चिप मेमोरी है यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो कि ट्रांजिस्टर के ऊपर क्या कर रही है, आपके पास क्या कर रही है, बेस कर रही है। और इसका बुनियादी मकसद क्या है, कुछ एक्टिव पोर्शन को क्या करना है, स्टोर करना है मेन मेमोरी के। चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के अंदर रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स भी हमारे पास स्मॉल मेमोरी यूनिट्स हैं और बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिनका काम टेम्परेरी यानी आर्जी बुनियादों पर आपके डाटा को क्या करना होता है, स्टोर करवाना होता है। लाइक देखो, आप जब कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हो तो आप कंप्यूटर सिस्टम की मदद से डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो आपके इन ऑपरेशंस के दौरान डाटा को स्टोर करने के लिए आपको टेम्परेरी तौर पर कुछ मेमोरीज़ की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास रजिस्टर्स होते हैं। इनमें एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आ जाता है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आप रजिस्टर्स के टॉपिक को तफसील से क्या करोगे, आप रीड आउट करोगे, पढ़ोगे। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स क्या हैं, रजिस्टर्स की टाइप्स क्या हैं, और ये जितने भी रजिस्टर्स हमने अभी लिस्ट आउट किए हैं, हम इनका जो किरदार है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर वो डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डायग्राम में बेटा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके पास आपको एक हिरार्की दी गई है कि जो सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होती है वो कौन सी होती है। आप इसमें देख रहे होंगे कि रजिस्टर्स हैं, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो रजिस्टर्स हैं वो सबसे फास्टेस्ट आपके पास क्या है, मेमोरी डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो कैशे मेमोरी आती है, कैशे मेमोरी के बाद मेन मेमोरी आती है, और मेन मेमोरी के बाद बेटा हमारे पास जो है वो लोकल डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह आ जाया करती हैं। तो नॉर्मली ये MCQ भी आपके एनुअल पेपर में आ जाता है
कि जी आपके पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर है, कैशे मेमोरी है, मेन मेमोरी यानी रैम है, या हार्ड डिस्क है, तो वहाँ पर आपने रजिस्टर्स को क्या करना है, चूज़ करवाना है, क्योंकि रजिस्टर्स जो हैं वो सबसे फास्टेस्ट आपके पास मेमोरीज हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। और बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यानी सीपीयू जो है हमारा, वो इन्हें डायरेक्टली क्या करता है, आपके पास एक्सेस करता है और इनका इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रैम आ रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसकी फुल फॉर्म आपके पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। बेसिकली जब हम रैम की टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में एक सेमी कंडक्टर क्या होती है, मेमोरी आती है। बेसिकली हमारे जहन में रीड एंड राइट मेमोरी का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली जागता है। रीड एंड राइट से मुराद क्या है, एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम आपके पास बार बार डाटा को राइट भी कर सकते हैं और बार बार डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास आप कह लें कि रैम हमारे पास क्या है, एक चिप मेमोरी है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यानी कि बेसिकली हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जो डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के ऊपर क्या कर रही है, आपके पास बेस कर रही है, डिफरेंट मेमोरी सेल्स के ऊपर क्या कर रही है, बेस कर रही है, जो बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में आपके डाटा को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। रैम बेसिकली बेटा आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो आपके पास रखती है। जितनी आपके पास रैम की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, आपका कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा आपके प्रोग्राम्स को क्या कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा, और डेफिनेटली आपके जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होगी, फास्टेस्ट होगी। जितनी आप क्या करेंगे, लो कैपेसिटी की रैम यूज़ करेंगे, आप लोगों की जो बेसिकली प्रोसेसिंग स्पीड है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट मैं बेसिकली आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ कर लो कि आप 10 किलो वज़न उठाकर चलने की सलाहियत रखते हो, लेकिन मैं अगर आपके ऊपर 20 किलो वज़न रख दूंगा तो क्या होगा, जो बेसिकली आपके चलने की जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? बेसिकली आप 10 केजी उठाकर चलने की कैपेसिटी रखते हो, लेकिन मैंने आपके ऊपर क्या कर दिया, इजाफी बोझ डाल दिया है। इसी तरह बेसिकली आपके पास बेटा क्या है, रैम है। फर्ज कर लो कि 1 गीगाबाइट की आपने क्या लगाई हुई है, रैम लगाई है, लेकिन उसमें जो आप डाटा और प्रोग्राम्स जो है वो रन करवा रहे हो, एग्जीक्यूट करवा रहे हो, उसके ज़रिए प्रोसेस करवा रहे हो, वो 1 गीगाबाइट से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जितनी आपके पास रैम का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास बेटा रैम का एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि हमने आपके पास पहले भी लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं, ऐसी मेमोरीज जो कि बेसिकली आपके पास डाटा और इन्फॉर्मेशन को लॉस कर देती हैं जैसे ही पावर सप्लाई क्या होती है, कट ऑफ होती है। तो यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज है रैम का कि अगर आपका जो है वो पावर टर्न ऑफ हो जाएगी तो जितना भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी आपके पास डाटा रैम के ऊपर स्टोर होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, तहलील हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रैम का मेन पर्पस देखें तो कोई भी प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, वो सबसे पहले रैम के ऊपर क्या होता है, लोड होता है, और फिर रैम से आगे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसे एग्जीक्यूट करवाता है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो रैम की हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक डायनामिक रैम आती है जिसे हम डी रैम का नाम देते हैं, और दूसरी हमारे पास स्टैटिक रैम आती है जिसे हम एस रैम का नाम दिया करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं डायनामिक रैम को और स्टैटिक रैम दोनों को। डायनामिक रैम को पहले देख लेते हैं। डायनामिक रैम हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है रैम की, जो हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके पास एक आपकी सेमीकंडक्टर क्या होती है, चिप होती है, जो मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स के ऊपर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। जो मेमोरी सेल होते हैं बेटा उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ। ऑन स्टेट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, और बेसिकली आपके पास जो ऑफ स्टेट है वो बाइनरी 0 को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है।
ये जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं बेटा ट्रांजिस्टर्स या कैपेसिटर्स से मिलकर आपके पास जो है वो बनते हैं। बेसिकली आपके पास इन ट्रांजिस्टर्स को, इन कैपेसिटर को जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती है, ज़रूरत होती है ताकि ये आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, प्रिजर्व्ड जो है वो बेसिकली कर सकें। एक वक्त में एक मेमोरी सेल में एक बिट की इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है। और जब आपके पास हम इसमें इसको पावर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन ये जो एनर्जी है वो लीक आउट भी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही पावर ऑफ होगी, जैसे से पावर सप्लाई नहीं मिलेगी, तमाम डाटा क्या हो जाएगा, बेसिकली तहलील हो जाएगा। तो यही बेसिकली आपके पास इसका क्या है, ड्रॉबैक है। बेसिकली आपके जो सेल्स होते हैं उन्हें मस्ट रिचार्जिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। मस्ट आपको इलेक्ट्रिक पावर की जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिक पावर को क्या कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए, टर्न ऑफ कर दिया जाए, तो तमाम इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी यानी आर्जी मेमोरी के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्टैटिक रैम को देखें तो स्टैटिक रैम थोड़े से डिफरेंट वे में क्या करती है, काम करती है। ये भी बेटा आपके पास चिप मेमोरी है। इसके भी आपके पास अंदर डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मेमोरी सेल्स होते हैं जिनकी दो ही स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ। ऑन स्टेट जो है वो बेसिकली बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो ऑफ स्टेट है वो बेसिकली बाइनरी 0 को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन बेसिकली आपके पास इसको जो है वो रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपके पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो आपके पास जो है वो दुगनी तादाद में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये बेसिकली आपके पास फास्टेस्ट टाइप आपकी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और ये आपकी काफ़ी क्या होती है, एक्सपेंसिव भी होती है। नॉर्मली अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया कैशे मेमोरी। तो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में जब हम आपके पास एक्सटर्नल मदरबोर्ड के ऊपर आपके पास कैशे लगाते हैं, L2 और L3 कैशे, तो नॉर्मली तौर पर आपके पास वो क्या कहलाती हैं, एस रैम यानी स्टैटिक रैम जो है वो कहलाती हैं। तो बेसिकली आप जो है वो स्टैटिक रैम को जो है वो कैशे मेमोरी के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रीड ओनली मेमोरी आती है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी एक आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बेसिकली आपके पास रोम जो है वो आपके पास एक फर्मवेयर चीज़ होती है। जब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम बनाया जा रहा होता है तो रोम के ऊपर डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, स्टोर कर दी जाती है। और ये डाटा और इन्फॉर्मेशन जब आपके पास स्टोर होती है तो इसे दोबारा आपके पास जो है वो इरेज या रीप्रोग्राम जो है वो नहीं किया जा सकता। यानी एक ही बार आपके पास इसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। बेसिकली रोम के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। वो डाटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर को चलाने, इनिशिएट करने में क्या करता है, मदद क्या करता है, फ्राहम करता है। जैसे कि आप देखते हो बायोस होती है हमारे पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें आप कंप्यूटर की क्या कर सकते हैं, बुनियादी सेटिंग्स कर सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ये आपको क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रोम के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। याद रखिएगा कि रोम बेसिकली हमारे पास नॉन वॉलेटाइल किस्म की क्या है, मेमोरी है। और ये एक ऐसी किस्म की आपके पास मेमोरी है कि अगर आपकी पावर ऑफ हो भी जाए तो रोम के अंदर जो मौजूद डाटा है वो बेसिकली आपके पास लॉस्ट नहीं होता, ज़ाया नहीं होता। इसे हम बेसिकली परमानेंट मेमोरी का नाम भी देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो मुस्तकिल बुनियादों पर स्टोर होता है। रोम की हमारे पास जो है वो 3 किस्में हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। डिस्कस कर लेते हैं हम इन तीनों टाइप्स को। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रोम। ये बेसिकली आपके पास सेमीकंडक्टर चिप है जिसे आप मैन्युफैक्चर से क्या कर सकते हैं, रॉ हालत में क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और फिर आप इसे रॉ हालत में हासिल करने के बाद
आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि वो प्रोग्राम इसमें सिर्फ एक दफ़ा आपके पास राइट हो सकता है, यानी कि अगर आपका प्रोग्राम राइट करने के दौरान आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप दोबारा से इसे इरेज करवा कर इसे दोबारा से रीप्रोग्राम जो है वो नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, स्टोर होती है, वो मुस्तकिल बुनियादों पर क्या होती है, स्टोर होती है। जैसे आप लोग देखते हो कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जैसे कि एक रोबोट को बेसिकली क्या करना है, चलाना है। अब बेसिकली रोबोट को चलाने के लिए उसे बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। और बेसिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली स्टोर करवाने के लिए हमें आपके पास जो है वो रॉम की ज़रूरत होती है। तो वो रॉम हमारे पास प्रोग्रामेबल रॉम कहलाती है। हम उसे क्या करते हैं, मार्केट से क्या करते हैं, हासिल करते हैं, लेकर आते हैं। फिर हमारे पास स्पेशल किस्म के आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपना प्रोग्राम जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है वो हम राइट करवाते हैं पी रोम के अंदर। और फिर जब हम उसे आपके पास क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर के साथ जो है वो हार्डवेयर के अंदर एम्बेड करते हैं, तो बेसिकली हार्डवेयर हमारे मुताबिक जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। इसी तरह बेटा हमारे पास ईपी रोम आती है। ईपी रोम स्टैंड करती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली आपके पास ये जो आपके पास रोम की किस्म है, इसे हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मौजूद डाटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से क्या कर सकते हैं, राइट जो है वो आपके पास करवा सकते हैं। लेकिन बेसिकली याद रखिएगा कि ईपी रोम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेज़र लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्म होती है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली क्या करते हो, ईपी रोम के ऊपर रीड और राइट का अमल बार बार मुतवातिर आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो इससे जो आपके पास आपकी ईपी रोम है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है और आपकी चिप जो है वो यूज़लेस हो जाती है। तो बेसिकली आपके पास आप कह लें कि ईपी रोम आपके पास एक ऐसी रोम है जिसमें आप डाटा जो है वो रीड भी कर सकते हैं और उस पर डाटा क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट रेस के ज़रिए। आप अपना डाटा को जो है वो इरेज करके दोबारा से डाटा को राइट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टीन्यूसली आपके पास अगर आप ये अमल दोहराते हैं तो उससे आपकी जो चिप है वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट किस्म आती है, डबल ईपी रोम आती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली आपके पास ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली आपके पास क्या है, रोम है। इसे आप रीड एंड राइट सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बार बार डाटा को जो है वो राइट भी किया जा सकता है और इसमें से डाटा को जो है वो रीड भी किया जा सकता है। इसमें आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का इस्तेमाल करके, पावर सर्किट्स का इस्तेमाल करके हम बार बार डाटा को रीड और राइट जो है वो आसानी से करवा सकते हैं। नॉर्मली आप देखते हो कि हमारे पास जो बायोस बायोस की इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जा रही होती है वो नॉर्मली डबल ईपी रोम में हम आपके पास क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि इस आपके पास जो है आपकी जो रोम को कंप्यूटर सिस्टम से निकाले बगैर हम उसको क्या कर सकें, इरेज करके उसके ऊपर नया डाटा क्या कर सकें, राइट जो है वो करवा सकें। इसके अलावा जो आपकी जो फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी जिसे आप कहते हो, डबल ईपी रोम की एक किस्म कहलाई जा सकती हैं। तो ये बेसिकली बेटा आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रोम को, रैम को, कैशे मेमोरी और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज़ के अंदर रजिस्टर्स को क्या किया, डिस्कस किया। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर टॉपिक के एंड पे आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, तो आज की एक्टिविटी ये है कि आपने रैम एंड रोम का डिफरेंस लिखना है। कोई से भी आपने क्या करने हैं, 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपने राइट डाउन करने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आपके पास इजी एक्टिविटी है जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले आपने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों ने क्या किया हुआ, राइट डाउन किया है। आप उससे भी क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और हेल्प लेकर ये एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को ये लेक्चर समझ में नहीं आया
तो आप अपनी क्वेश्चन, अपनी क्यूरी sir.samatalib@scholars.edu.pk की ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल स्ट्रीम के ऊपर अपनी क्वेश्चन क्यूरीज अपलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट आपका जो लाइव क्यूरी सेशन होता है जूम के ऊपर, आप उसमें भी अपने क्वेश्चन एंड क्यूरीज क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।